नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में। और आज सबसे पहले शुरू करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस से। और आज है दिनांक जून 28, 2025। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बोलना था कि मेरी वीडियोस को ना आप 1.5x या 1.75x में देखा कीजिए, जिससे आपको थोड़ी जल्दी आपको वीडियो कंप्लीट हो, क्योंकि थोड़ी लंबी बन जाती है ना वीडियो, तो वो एक दिक्कत का बात होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ द वर्ल्ड से। अब देखिए, इसमें ये कहा गया कि ईरान के द्वारा कि यूएस के साथ बात करना ना बहुत ज़्यादा पेचीदगी वाला काम है, कॉम्प्लिकेटेड वाला बात है, क्योंकि उन्होंने हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किए हैं। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पे भी अटैक किया है, 11 घायल हुए हैं और 1 मरे हैं। इसके बाद यूएस टॉप कोर्ट्स लिमिट्स जजेस पावर टू ब्लॉक बर्थ राइट सिटीजनशिप ऑर्डर। अच्छा, यूएस के जो कोर्ट्स हैं उन्होंने जजेस पावर की जो बर्थ राइट सिटीजनशिप का ऑर्डर है उन पे रोक लगा दिया गया है। अच्छा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही है, डील विथ बीजिंग टू एक्सपीडाइट रेयर अर्थ एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना यूएस। अच्छा, यूएस ये बोल रहा है कि बीजिंग से जो रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट होता था उस पर हमारी डील हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चाइना रिमूव सीनियर जनरल्स नेवल चीफ एंड मिलिट्री साइंटिस्ट। ये हर दिन की तरह इनका होते रहता है, कब किसको गायब कर दे कब किसको हटा दे पता नहीं चलता। चलिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा कि इसमें हुआ क्या है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, एक नेवी चीफ थे और सीनियर जनरल थे, इन सभी को हटा दिया गया है। और आगे नया खबर निकल के आ रही है कि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से ये बोल रहा है कि आप बांग्लादेश पे सैंक्शन लगाओ। किस बात की प्रतिबंध लगाओ, क्यों? तो उनका ये कहना है कि मेरी जो यूक्रेन की धरती से जो गेहूँ उपजा है वो रशिया के द्वारा बांग्लादेश को भेजा जा रहा है। तो एक तरीके से ये यूक्रेन की धरती से चोरी किया हुआ गेहूँ बेचा जा रहा है बांग्लादेश को, इसलिए बांग्लादेश पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब फिर से नया है कि वेटिकन कंक्लूड डिकेड लॉन्ग रेस्टोरेशन ऑफ राफेल रूम्स रिवीलिंग हिडन डिटेल्स। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट खबर तो नहीं है। We are going to open up India terms on trade deal as China team reaches US. अच्छा, एज दिल्ली टीम रिचेस यूएस, ओके। तो ट्रम्प का यही कहना है कि हम इंडिया के साथ जल्दी से जल्दी व्यापार समझौता ये कंक्लूड करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस 270% से ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए इसके बाद इधर राजनाथ फॉर रोड मैप, ठीक है। 8 months after the disengagement of troops LAC में ईस्टर्न लद्दाख डिफेंस मिनिस्ट्री टोल्ड चाइनीज काउंटरपार्ट स्ट्रक्चरल रोडमैप ऑफ परमानेंट disengagement and de-escalation. He called for a permanent solution of border demarcation. Following this meeting between their leaders in Kazan last October, and disengagement troops along with the LAC in Ladakh, India and China have trying to repair their ties. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is a step that direction. तो इन्होंने यही कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णायक कदम है और भारत और जो चीन है इस मामले में कार्य कर रहे हैं, जो बॉर्डर डिस्कलेशन है। इसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। इसमें भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक नेहरू पार्क पोल्यूशन फ्री, ठीक है। डिलीटिंग ओल्ड प्रोग्रामेटिक पोस्ट एंजाइटी। यही मैं जो आपसे कल बात किया था, यही यहाँ पे दिखा हुआ है कि जो पुराने प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं वो सारे पोस्ट डिलीट कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये यूएस की नई वीज़ा रूल्स जो है ना वो छात्रों में घबराहट को जन्म दे रही है, क्योंकि आप उस पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप किस पे पोस्ट कर सकते हैं किस पे नहीं, उसके आधार पर वीज़ा को देने का निर्णय तय किया गया है।
ए वुमेन लाइंग विदाउट क्लोथ्स एंड ये दिया हुआ है कि नोएडा में जो वृद्धाश्रम चल रहे हैं उस पर रेड्स किया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वच्छता इत्यादि पर लापरवाही देखी गई है। अब चलिए नेक्स्ट है एक्सपर्ट ब्रीफ पार्लियामेंट्री पैनल्स ऑन पाक चाइना इनरोड्स इन बांग्लादेश। The Parliamentary Committee on External Affairs led by Congress MP Shashi Tharoor was told by experts on Friday that the Pakistan-China nexus is making headway in Bangladesh and that India should keep up with the developments in the neighborhood country. ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं, वही बोला जा रहा है कि वहाँ पर रोड बनाया जा रहा है बांग्लादेश पे, तो आप सही कीजिए, मतलब बांग्लादेश पर पाकिस्तान और चाइना का ज़्यादा कब्जा हो जा रहा है, तो आप उसको सही कीजिए, प्रभाव ज़्यादा उसका हो रहा है। तो अब एक्स DGP 100% एविडेंस टू प्रूव मजिट्रास नेक्सस विद ड्रग ट्रैफिकर्स फाइनेंशियल गेन्स, कुछ है नहीं इसमें। इन हाई कोर्ट्स चैलेंज टू असम पुश बैक इनटू बांग्लादेश नथिंग हैज़ रूल्स ratifies this action. CGI Gawai breaks down while talking about parents' struggle. May make it must for DG to clear new Aadhars for adults. India Indus Water Treaty Arbitration Court's illegal decision a charade in Pak behest. India on Friday rejected the authority on arbitration court illegally formed under the Indus Water Treaty after the body is issued a supplemental awards on its competence to hear cases on Kishanganga and Rethi hydroelectric projects in Jammu and Kashmir. अच्छा, हेज में जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो जो है ना, वो अभी मतलब कुछ बताया गया है, उनके द्वारा कुछ बोला गया है, एक कमेटी फॉर्म किया गया है, उसके द्वारा जो किशन गंगा और रतल में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, उस पर उन्होंने कुछ बात की गई है। उन्होंने ये कहा है कि मतलब इलीगली ये हो रहा है, तो उन पे भारत ने ऐतराज़ जताया है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और यही कहा गया है, पाकिस्तान के द्वारा ही ले गया गया था मुद्दा ये। भारत को इस पर मजबूती से कदम रखना होगा, नहीं तो फिर अपना पक्ष रखना होगा, नहीं तो ये दिक्कत खड़ी कर सकती है। Harmful for moral drive, BRSI suspended for sexual assault woman. Assistant Sub Inspectors Complex में दीघा उड़ीसा पुल सब ऑल स्टॉप फॉर पूरी यथ यात्रा। पूरी में यथ यात्रा स्टार्ट हो गया है, उन्होंने यही कहा है अभी, और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से दिखा नहीं है। हाई कोर्ट कनाडा गवर्नमेंट कैन रिकवर 66 crore फ्रॉम बैंक अकाउंट्स ऑफ एक्स ब्यूरोक्रेट। चलिए इसमें भी नहीं है कुछ, और and still we rise. It's time to listen not just the government but to Iran's suffering people. आगे nuclear deal. The conditions are ripping for Washington to negotiate a successful JCPOA. ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, चलिए इसको देखते हैं अगर टाइम है ना। वी वेक अप फॉर ए न्यू वर्ल्ड और इट्स टाइम टू दिल टू बियॉन्ड वर्ल्ड रोमांटिज्म कोल्ड वॉर कैलकुलेशन, ये भी देखते हैं। लूज वॉर एशिया एंड वेस्ट पॉलिसी,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लीडर के द्वारा लिखा गया, ये दोनों सही है, इन दोनों को देखेंगे। यूएन बॉडी रिक्वेस्ट टू हैव इट्स ऑब्जर्वर इन AI-171 crash probe accepted. Ongoing investigation into June 12 crash of AI Boeing 787-8 Dreamliner in अहमदाबाद। चलिए यूएन का भी एक ऑब्जर्वर आ गया यहाँ पर, यही बोला गया। और करंट अकाउंट इज इन 13.5 बिलियन सरप्लस। द कंट्री करंट अकाउंट बैलेंस रिकवर्ड ए सरप्लस ऑफ 13.5 बिलियन और 1.3% ऑफ GDP इन जनवरी में टू मार्च 2025 क्वार्टर। मतलब सरप्लस रहा। चलिए अच्छी बात है, सरप्लस रहा फिर तो। मिड सेक्टर बूम, शेयर इन फार्म आउटपुट्स राइज आफ्टर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बिहार प्लांट ऑफ गुयाना, BLW डिस्पैचेस लोकोस टू मोजाम्बिक। एक बार पढ़ लिया जाए, है ना। Amid the Indian Railway pushing for export of the rail equipment, the Banaras Locomotive Work has exported 2 locomotives to Mozambique. Officials said that export was done as part of the major contract awarded by Mozambique Railways for manufacturing and supply of 10 diesel locomotives. BLW Banaras Locomotive Works, a flagship production unit of Indian Railways, will dispatch the remaining 8 locomotives by December 2025. चलिए अच्छी बात है। मोजाम्बिक में भी एक्सपोर्ट हो रहा है भारत के लोकोमोटिव्स, डीजल लोकोमोटिव्स, और गुयाना में भी लोकोमोटिव्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं जो कि बिहार से बना हुआ है। बांग्लादेश, इंडिया ने जो है वो सर्टेन जूट प्रोडक्ट्स एंड वोवन फैब्रिक्स फ्रॉम बांग्लादेश थ्रू ऑल लैंड रूट्स एमिड रिलेशन। अच्छा, बैन कर दिया है लैंड रूट के द्वारा इंपोर्ट बहुत सारे जूट उत्पाद को और कुछ वोमेन फैब्रिक्स वुलन फैब्रिक्स को। तो ये खबर थी क्योंकि अभी कुछ यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है। और नेक्स्ट इसको अभी देखेंगे, आगे देखेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ नहीं। चलिए तब हम लोग इसके एडिटोरियल की ओर चलते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं जो इनके एडिटोरियल सेक्शन का पार्ट है वो। तो सबसे पहला जो हमारे एडिटोरियल देखना था वो था एक मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम। CBSE ने प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है और यह निर्णय शैक्षणिक इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ है और इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि प्रारंभिक कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की योजना की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों में भाषा समझ, संरचनात्मक विकास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। लेखक का मानना है कि यह ऐतिहासिक अवसर है, बशर्ते इसे गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। तो इसमें यह है कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा नीति में अंग्रेजी को एक श्रेष्ठ भाषा की तरह प्रस्तुत किया गया। गांधी, टैगोर, विवेकानंद, JP नाइक सभी ने मातृभाषा में प्राथमिकता देने की वकालत की थी। वैसे नाइक की किताब में भी 3 भाषा फॉर्मूलों की पूर्ण क्रियान्वयन की मांग की गई थी। अब देखिए इसमें यह कहा गया है कि आज अंग्रेजी को सामाजिक गतिशीलता की भाषा माना जाता है। यह धारणा बन चुकी है कि अंग्रेजी जानने वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, विशेष रूप से अभिजात वर्गों के लिए। लेखक इसे कुप्रबंधित कल्पना, मिसकंसीव्ड सोशल रियलिटी बताते हैं। मातृभाषा शिक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भाषा होना चाहिए, मातृभाषा। चलिए अब नेक्स्ट है कि कक्षा शिक्षकों की स्वायत्तता और प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। बहुभाषिक शिक्षा के लिए शिक्षक का संवेदनशील और रचनात्मक होना आवश्यक। सुनना, ध्वनि, कविता, कल्पना और खेल के माध्यम से भाषा सिखाने की जरूरत। लेखक का मानना है कि अंग्रेजी की प्रधानता से सामाजिक विषमता और गहराई है। स्कूल कॉलेजों में मातृभाषा आधारित शिक्षा लागू करने से शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, ये भी बात है। इसमें निष्कर्ष यही है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल भाषा सिखाना नहीं बल्कि बच्चे की सोचने, समझने और संवाद करने की क्षमता का विकास करना है। इस निर्णय से शिक्षा में क्रांति आ सकती है और इसे ज़मीनी स्तर पर ठोस रूप से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है वेकअप टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें यह कहा गया है कि लेखक का तर्क है कि भारत को अब पुरानी भू राजनीतिक सोच से बाहर निकलकर एक नया व्यवहारिक, समकालीन और रणनीतिक वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। क्या कहा गया है इस पर? सबसे पहला जो यूरेशिया में उथल पुथल, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल गाजा संघर्ष, US ईरान तनाव और वैश्विक शांति
संतुलन को बदल रहे हैं, वैश्विक शक्ति संतुलन को इसमें बदला जा रहा है। पश्चिमी जगत यूएस और यूरोप अब धीमी गति से सिमटता दिख रहा है, जबकि चीन एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। आईमैक इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक वैकल्पिक आर्थिक गलियारा है जो भारत, खाड़ी देशों और यूरोप को जोड़ता है। यह चीन की बीआरआई को टक्कर देने की क्षमता रखता है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं जो कि ओमान, सऊदी अरब और इजराइल के भौगोलिक और राजनीतिक कारक इनमें शामिल हैं। आईमैक एक वैश्विक शक्ति पुनर्रेखन का प्रतीक है, लेकिन भारत को इसमें व्यवहारिक नज़रिया रखना होगा। अब भारत भी पुरानी दुनिया की कल्पनाओं और शीत युद्ध की सोच से उलझा हुआ है। भारत को अपने विदेश नीति दृष्टिकोण में रोमांटिसिज्म से बाहर निकलकर रियलिज्म की ओर बढ़ना चाहिए। यूरोप में भारत का निर्यात बहुत कम है, और जबकि चीन बहुत अधिक निर्यात करता है। भारत को नए साझेदारों के साथ अधिक गहरे व्यापारिक संबंध बनाने होंगे। आईमैक के तहत माल यूएई और इजराइल होते हुए यूरोप भेजा जाएगा। इस गलियारे का सबसे कमज़ोर पक्ष यह है कि इनमें कई देशों की भौगोलिक सीमाएं जटिलताएं शामिल हैं। भारत को वैश्विक राजनीति में अब संतुलनकारी शक्ति की बनने की जगह निर्णायक शक्ति भूमिका में आना चाहिए। इसके लिए भारत को आईमैक जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी भूमिका को मजबूत बनाना होगा और पुरानी जड़ता से मुक्त होकर स्पष्ट व्यावसायिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अब देखिए नया जो है जीपीआई, ड्रग्स और वजन घटाने पर विस्तृत हिंदी सारांश। इसमें यह कहा गया कि जीपीआई वर्ग जैसी नई दवाओं जैसे स्मेग्लिटिडाइड, ट्रिजेप्टाइड, ये सब जो हैं इन सब के बारे में बताया गया है, जो कि मधुमेह नियंत्रण और वजन घटाने के लिए नियंत्रित किया जाता है। GLP-1 ड्रग्स क्या है? GLP-1 का मतलब है कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टिसाइड्स 1, एक प्राकृतिक हार्मोन है जो भोजन के बाद उत्पन्न होता है। GLP ग्लूकागॉन लाइक पेप्टिसाइड्स, ये इंसुलिन स्राव को बढ़ाता है, भूख को कम करता है, भोजन को धीरे धीरे पचने में मदद करता है। GLP-1 मिमिक्स शरीर में इसी हार्मोन को कृत्रिम रूप से होते हैं जो इन प्रभावों को बढ़ाकर वजन घटाने और मधुमेह नियंत्रण को मदद करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बता रहे हैं कि नॉर्वेजियन कंपनी है वो सब ये सब कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। ये दवाएं कैसे काम करती है? मस्तिष्क के भूख नियंत्रण केंद्र को प्रभावित करती है, शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाती है, भूख को दबाने और पाचन गति को कम करने में मदद करती है। ये दवाएं मोटापे को सिर्फ जीवन शैली की समस्याएं नहीं बल्कि एक जैविक और हार्मोनल समस्या मानते हुए समाधान प्रस्तुत करती है। अब आगे इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ देखा गया है। और नेक्स्ट इसमें आ रहा है यूएसए में ये दवाएं पहले ही लोकप्रिय हो चुकी है, खासकर मोटापे से ग्रस्त लोगों में। WHO ने मोटापे को एक वैश्विक महामारी माना है। भारत में शहरी क्षेत्रों में मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। ये दवाएं महंगे चमत्कार के रूप में देखी जा सकती है। समाज में वजन को लेकर मानसिक दबाव और सौंदर्य मानकों के कारण इन दवाओं की गलत उपयोगिता की चिंता भी एक विषय है। मोटापे को कई नैतिक कमजोरियां नहीं बल्कि एक जैविक असंतुलन है जिसे समझने की ज़रूरत है। भारत में विनियामक स्थिति CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दवाओं को मंजूरी दी है। उपयोग के लिए चिकित्सकीय सलाह अनिवार्य की गई है। भारत में समगुलेट एंड ट्रेप्टिजाइड दोनों ब्रांडेड फॉर्म में उपलब्ध हैं। अब चलिए आगे करते हैं। इसमें लीगल डिस्प्यूट, तानसेन की समाधि पर कानूनी विवाद। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह दावा किया गया कि ग्वालियर में स्थित तानसेन की समाधि को एक गलत पहचान दी गई है। याचिका की मांग की गई समाधि का मालिकाना है कि मुस्लिम फ़कीर हजरत शेख मोहम्मद गौस चिश्ती वंशजों को दिया जाए। तानसेन कौन थे? तानसेन जो है नवरत्नों में से एक थे। सम्राट अकबर के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज हजरत मोहम्मदीन गौस के शिष्य माने जाते हैं और जिनकी दरगाह पर उनकी समाधि स्थित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि पूरा स्मारक क्षेत्र वक्फ संपत्ति और इस पर ESI का अधिकार अवैध है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि दरगाह और समाधि पर इनका धार्मिक महत्व है, वहाँ पर कोई अनुष्ठान होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी नहीं बताया गया वैसे। तानसेन की समाधि पर विवाद केवल एक संपत्ति विवाद नहीं है, यह भारत की बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक विरासत की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। ऐसे मामलों में न्यायपालिका को ऐतिहासिक, धार्मिक और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन साधना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे आ रहा है कि
भारत ने अपने समुद्री तट में 3,500 किलोमीटर कैसे जोड़े? भारत सरकार द्वारा समुद्र तट की पुनर्मापन प्रक्रिया के दौरान पता चला है कि भारत की तटरेखा की लंबाई अब 3,500 किलोमीटर से अधिक बढ़ गई है और इसमें 7 नए द्वीप भी जोड़े गए हैं। तो ये बताते हैं कैसे हो गए भाई वृद्धि। भौगोलिक परिवर्तन प्राकृतिक विस्तार नहीं है बल्कि तकनीकी पुनर्मापन का परिणाम है। आधुनिक तकनीकों जैसे DGPS डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट मैपिंग, टाइडल इन्फ्लुएंस बेस्ड मेजरमेंट्स द्वारा किया गया है। भारत की तटरेखा बढ़कर 7,516 किलोमीटर हो गई है, जो पहले 3,500 किलोमीटर थी। क्या नहीं, 10,000 किलोमीटर हो गई अब तो। ये गलत लिखा हुआ है, इसमें तटीय द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है। 7 नए द्वीपों का भी समावेशन हो चुका है इसमें। और विस्तारित तटरेखा का अर्थ है भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को अब अधिक क्षेत्र का गश्त करने होगा। इसमें नीली अर्थव्यवस्था, मत्स्य पालन, पोत निर्माण, अपतटीय पवन ऊर्जा, गहरे समुद्र में खनन इत्यादि की मतलब दोहन की बात आती है। भारत की नीली अर्थव्यवस्था क्रांति 2047 तक समुद्री GDP का 20% का लक्ष्य रखती है। ठीक है, 2047 तक GDP का 20%। ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था। समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमाएं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून यूनिक्लॉस के तहत निर्धारित होती है। विस्तारित तटरेखा का मतलब है कि भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र भी बढ़ सकता है। यह मछली पकड़ने, खनन और अनुसंधान जैसे संसाधनों पर भारत का अधिकार बढ़ाता है। तटीय क्षेत्रों पर भूमि क्षरण बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और चक्रवातों की तीव्रता, प्रशासक को इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रम को सुदृढ़ करना होगा। अब इसमें क्या है, भारत की तटरेखा का नया मापन मात्र आंकड़ों की बढ़ोतरी नहीं है, समुद्री रणनीतिक संसाधन प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है। इसका समुचित प्रबंधन भारत को 21वीं सदी में एक समुद्री शक्ति बना सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा में प्रस्तावित वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र, ये क्या है भाई? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है वो 1971 में लीमा, पेरू में की गई थी और ये कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च का ये हिस्सा है। इसका उद्देश्य आलू, शकरकंद, अन्य जड़ फसलों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है, मतलब अनुसंधान करना ही है खासकर। भारत में केंद्र को, भारत में आलू उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन के बाद। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब आदि आलू उत्पादक राज्य हैं। भारत में आलू की मांग और निर्यात क्षमता को देखते हुए अनुसंधान केंद्र में आवश्यकता महसूस की गई है। कहाँ बनेगा केंद्र? आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में बनेगा ये। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए तब अब हम लोग बढ़ते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की ओर। तो चलिए अब नेक्स्ट जो खबर द हिंदू से निकल के आ रही है, आज की द हिंदू फिर से देखते हैं। वही आगे है कि इंडिया ट्राइंग टू US ट्रेड डील विथ 8 जुलाई। 8 जुलाई के अंदर भारत चाह रहा है कि US के साथ ट्रेड डील साइन कर लिया जाए। इंडिया चाइना टू कंटिन्यू डायलॉग टू अचीव प्रोग्रेस ऑन बॉर्डर इशू। अभी देखे थे इंडियन एक्सप्रेस में, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये भी मैंने ना देखा था 2 जगह। तो देखिए 3 लोग ना गैंगरेप में पकड़े गए हैं, जो कि कोलकाता में हुआ है, लॉ कॉलेज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो न्यू कोर्स ऑन भागवत गीता प्रपोज्ड इन DU PG पॉलिटिकल साइंस सिलेबस। चलिए अच्छी बात है, भागवत गीता DU में पढ़ाया जाएगा पॉलिटिकल साइंस में। इसके बाद इमेट्स ऑफ एन इलीगल ओल्ड एज होम इन नोएडा फाउंडेड ट्राइड अप विदाउट क्लोथ्स, 42 रेस्क्यूड। अच्छा, यही जो देख रहे थे ना, वहाँ पे ओल्ड एज होम में जो छापा पड़ा है उसमें 42 को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि वहाँ पे ना खाना था ना इनको अच्छे कपड़े दिए जाते थे, तो इन सबको रेस्क्यू किया गया वहाँ से। कन्विक्ट XMLA BJP 6 गवर्नमेंट पार्डन्स। ठीक है, इसमें अभी तक कुछ दिया नहीं है। ये जगन्नाथ यात्रा जो है, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं।
हाई कोर्ट एक्सप्रेसेस कंसर्न ऑन वर्सैलिटीज़ इन केरला नॉट हैविंग रेगुलर वीसीज मतलब वाइस चेयरमैन्स जो वहाँ पे विद्यालयों में होते हैं, विश्वविद्यालयों में, उनमें रेगुलर वाइस चेयरमैन नहीं है, तो उस पर हाई कोर्ट ने कंसर्न जताया है। वाई JSK नॉट इशूड सेंसर सर्टिफिकेट, रिम्बलिंग ऑन कांग्रेस ओवर पॉलिटिकल पोस्टिंग बाय सिद्ध लिस्ट। ठीक है, इनमें कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। चलिए इसमें देखते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया हैव कन्विंस्ड एशिया टू टेक ए स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है। नो टाइम टू रेस्ट, इंडिया डिड नॉट वेल क्लाइम अप SDG रैंकिंग फॉल बिलो शॉर्ट गवर्नेंस। ठीक है। ए चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस एज इंडिया न्यूज़ चैलेंज, ये देखेंगे। प्रायोरिटाइजिंग क्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ये भी देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 हेल्ड फॉर गैंग रेप। ठीक है। प्रोटेस्ट अक्रॉस कोलकाता, सेंटर मस्ट फाइंड आउट स्टेटस ऑफ इंडियन स्टक इन रशिया। इंडिया रिजेक्ट सप्लीमेंटल अवार्ड्स इन किशन गंगा रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यही जो देखे थे ना, इंडिया ऑन फ्राइडे कैटेगरिकली रिजेक्टेड द सप्लीमेंटल अवार्ड्स बाय द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑन किशन गंगा एंड रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर. It has never recognized the court of arbitration in a serious branch of the Indus Water Treaty has been put at abeyance after the 22 terror attacks in Pahalgam. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट बेंच ऑफ पिलग्रिम्स विजिट मानसरोवर, अपील्स फॉर मोर स्लॉट्स. चलिए अच्छी बात है. US 6 क्लैरिटी. ठीक है, कांग्रेस 6 क्लैरिटी, सॉरी. इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. BJP इशू नोटिफिकेशन फॉर स्टेट यूनिट इलेक्शन. ठीक है. अब इसमें क्या है, इस पेज में भी कुछ इम्पोर्टेंट. इंडिया फिशरमैन्स राइट वर गिवन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी. आसाम मिजोरम ड्राफ्ट रूल्स टू कर्ब इलीगल इमिग्रेशन. जो दो उत्तर पूर्वी राष्ट्र हैं, असम और मिजोरम, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है बांग्लादेश और म्यांमार में, उनमें उन्होंने डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन हेतु मतलब ये बनाया है, कानून दिशा निर्देश बनाए हैं. आधार कार्ड इशू आधार कार्ड्स टू अडल्ट सिटीजन ओनली थ्रू द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर टू प्रिवेंट बांग्लादेशी नेशनल फ्रॉम एक्वायरिंग देम, while Mizoram government plans to retain the identity cards of the Myanmar national to regulate movement across the border. चलिए ये बात है. अब नेक्स्ट चलते हैं. टैक्स सिक्योरिटीज नॉर्म्स चेंजेस मेक्स बायबैक्स लेस एक्रेटिव. अच्छा, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है कि टैक्स और सिक्योरिटीज़ जो हो रही हैं, मांग रहे हैं सरकार द्वारा, वो मतलब स्टॉक बायबैक को कम लोकप्रिय बना रहा है. इंडिया रिपोर्ट्स करंट अकाउंट सरप्लस. चलिए अच्छी बात है, सरप्लस होना चाहिए. ये देख चुके हैं अभी वैसे. नेक्स्ट, आई सेव्ड ईरान्स खमेनी फ्रॉम इग्निमियस डेथ. इनका तो बात ही है फेंकने का. अब चलिए नेक्स्ट सिस्टम में. डीपली रिग्रेट्स हिज आइलैंड ऑफ स्ट्रेंजर्स रिमार्क्स ऑन इमिग्रेशन. स्टारमर जो है, केलन स्टारमर, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने यही कहा है कि हमारे जो बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो रहा है, तो ये मतलब गलत हो रहा है. उसी पर उन्होंने खेद जताया है. तो हो ही रहा है, यूरोप में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो रहा है. US सुप्रीम कोर्ट कर्ब्स जजेस पावर ऑन सिटीजनशिप. ये अभी हम लोग देख चुके हैं. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कर्ब लगा दिया. The US Supreme Court deals a blow on Friday his power to federal judges by restricting their ability to grant broader legal relief in case of their justices ended in a legal fight over President Donald Trump bid for limit birthright citizenship, ordering lower courts that blocked the policy to reconsider the scope of their orders. चलिए अच्छी बात है. अब जो नेक्स्ट खबर, अब चलिए कुछ खबर नहीं है, अब हम इसके एडिटोरियल को बढ़ते हैं.
तो चलिए शुरू करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल्स। जो 2 ही एडिटोरियल्स थे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट, उनको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो एडिटोरियल्स है द हिंदू में, वरिष्ठ अधिवक्ताओं जैसे सीनियर एडवोकेट्स की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम निर्णय, इस पे ये बताया गया। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय में जितेंद्र और काला मामले में अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने की प्रक्रिया और मापदंडों को फिर से तय करने का निर्देश दिया है। इसमें क्या किया गया है, मतलब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अगर है, 2017 में जो है वो बिंदु आधारित मूल्यांकन प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। 2025 में बिंदु आधारित मूल्यांकन प्रणाली वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि अत्यधिक व्यक्तिपरक रही है, कोर्ट ने कहा है ये। इसके बावजूद अदालत ने आवेदन आधारित प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी, जिससे असमानता की समस्या बनी रही। अच्छा, चलिए अब आगे देखते हैं। कानूनी प्लूटोक्रेसी। भारत में न्यायपालिका और विधायिका व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित रूप से कानूनी कुलीनता को बढ़ावा मिला है। एडवोकेट्स एक्ट को इस प्रकार का कानूनी जाति प्रथा बना दी है। अमेरिका में सिर्फ 1% वकील ही सुप्रीम कोर्ट में 43% अपीलें करते हैं। इससे कॉरपोरेट अमेरिका को अन्यायपूर्ण लाभ मिलता है। भारत में अमेरिकी मॉडल को सीख लेकर कानूनी पेशे में असमानता के खतरे को बचना चाहिए। ये बात तो है। भारत का कानूनी पेशा लोकतांत्रिक, समानतापूर्ण और पारदर्शी होना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता को पदवी केवल प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का प्रतीक होनी चाहिए। वर्तमान प्रक्रिया न केवल असमानता को बनाए रखती है बल्कि न्यायिक लोकतंत्र को भी कमज़ोर करती है। जहां वकालत विशेषाधिकार बन जाए वहां जनसाधारण की पहुंच से दूर हो जाती है वहां न्याय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है वो ज़्यादा एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है। ये कहा गया कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश त्रिपक्षीय बैठक और भारत की क्षेत्रीय चुनौतियाँ। तो इनमें सबसे पहला है कि रणनीतिक बैठकों की पृष्ठभूमि और रणनीतिक लक्ष्य। 2025 में चीन की पहल पर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पहली त्रिपक्षीय बैठक कुनमिंग, चीन में आयोजित हुई। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विस्तार करना और भारत को रणनीतिक रूप से घेरना है। अब इसमें देखिए, ये जो है मई 2025 में चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की त्रिपक्षीय बैठक भी हुई थी और इसका लक्ष्य सीपीसी का विस्तार अफगानिस्तान तक करना और भारत की अफगान नीति को चुनौती देना था इनका। चीन की ये त्रिपक्षीय पहले केवल सहयोग का मंच नहीं बल्कि भारत को घेरे में लाने की रणनीति ही है। 1962 के युद्ध का प्रभाव। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक रणनीतिक साथी के रूप में देखा। पाकिस्तान को चीन से सैन्य और आर्थिक सहायता मिलती रही है। 2024 के अंत तक पाकिस्तान पर 29 बिलियन से अधिक का चीनी ऋण है। पाकिस्तान के 80% से अधिक हथियार चीन से आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और चीन की प्रतिक्रिया। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। चीन ने पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को अफसोसजनक बताया और पाकिस्तान की जांच की मांग की है। विश्लेषणात्मक अगर टिप्पणी करें तो पाकिस्तान ने इस दौरान चीनी हथियारों जैसे ड्रोन, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था। अब देखिए क्षेत्रीय असंतुलन, भारत की रणनीतिक और विश्लेषण है इसमें। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के कदम जो हैं, इंडस जल संधि को निलंबित किया जाना, व्यापार और पोर्ट एक्सेस को रोका जाना, पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठानों पर निशाना साधा गया। भारत अब परमाणु धमकियों से नहीं डरता बल्कि आक्रामक और निर्णायक प्रतिक्रिया पर जोर देता है। भारत चीन टकराव और रणनीतिक मजबूती। डोकलाम 2017 और गलवान 2020 में भारत की कठोर प्रतिक्रिया। क्वाड, अमेरिका, जापान जैसे लाइक माइंडेड देशों के साथ सहयोग बढ़ाया गया। भारत की आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति ने पाकिस्तान को अलग थलग किया है। अफगानिस्तान। तालिबान शासन के बाद चीन पाक प्रभाव बढ़ा है। बांग्लादेश में नई सरकार के साथ पाकिस्तान की नज़दीकी बढ़ी है। मालदीव में प्रारंभिक चीन समर्थक रवैया था लेकिन भारत की ओर झुकाव देखा गया है। नेपाल में BRI साइन हुआ, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लेकिन प्रोजेक्ट धीमे चल रहे हैं। श्रीलंका में नई सरकार भारत की प्राथमिकताओं को सम्मान देती है। तो अब इसके आगे देखते हैं। पाकिस्तान और चीन मिलकर +1 रणनीति अपना रहे हैं, यानी किसी तीसरे देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को शामिल कर भारत के लिए त्रिस्तरीय चुनौती पैदा करना। इसका उद्देश्य भारत की सीमाओं पर अस्थायी सुरक्षा चिंता को उत्पन्न करना, BRI परियोजनाओं को दक्षिण एशिया में स्थापित करना और भारत की क्षेत्रीय भूमिकाओं को सीमित करना। भारत के पड़ोसी अगर भारत, चीन और पाक के प्रभाव में आ जाते हैं तो क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। इसमें अब उदाहरण है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
चीन की नई त्रिपक्षीय पहलें भारत के लिए एक रणनीतिक चेतावनी है। भारत को न केवल सीमा पर सजग रहना होगा बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ विश्वसनीय संबंध, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा भागीदार को और मजबूत करना होगा। भारत को अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को और सशक्त करते हुए पड़ोसियों में चीन की पैठ को संतुलित करना चाहिए। अब चलिए, इतना इंपॉर्टेंट था आज की खबर। आज की जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है यहीं पर समाप्त होता है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।